guys, welcome back to my channel HL Vibes. I am Harshika Lakhina with you. Today we will continue our chapter number 11 marketing. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में और इस क्लास में हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या फिर कंसेप्ट्स. फाइन. तो अब हमारा आता है इसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट. देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है उसके नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन पे हमारा मेन एम्फेसिस है. ओके, तो इसमें क्या होता था, देखो इंडस्ट्रियल जब फेज आया था तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हुई थी और सप्लाई कम थी. तो सप्लाई जो थी वो डिमांड को मीट अप नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा ये माना गया कि अगर कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है तो वो आराम से सेल कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी और डिमांड थी. इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हमारे दो की फीचर्स हैं. तुम अपने प्रोडक्ट को अगर अवेलेबिलिटी दे सकते हो और अफोर्डेबिलिटी दे सकते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगा और साथ ही आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो हम अब बात आती है कि हमारा अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी कैसे हो सकता है. देखो अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि लोगों तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो उस प्राइस पे पहुंचे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज रीजनेबल प्राइसेस पे हम उनको प्रोडक्ट सेल कर सकें. तो ये कैसे हो सकता है, अगर हमें प्रॉफिट भी चाहिए और हमारे को उनको रीजनेबल प्राइस पे भी देना है. तो ये कैसे होगा, जब हम उनको प्रोडक्ट जो है, अब जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी आ जाएगा और साथ ही हम उनको अफोर्डेबल प्राइस पे अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है दैट लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम करते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हमारे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है. दैट इज जब हम बल्क में चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमारे को डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है. अब जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, दैट इज हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा, तो हम प्रॉफिट जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर हम आगे अफोर्डेबल प्राइस पे सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो फर्स्ट की फीचर है. उसके बाद है अवेलेबिलिटी. इसका मतलब है कि कस्टमर्स तक आपको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल करवानी है. अगर उनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो आपके प्रोडक्ट की अगर वो डिमांड करे किसी शॉप पे जाकर तो वो अवेलेबल हो. तो इससे क्या होगा, दैट अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है, जब आपका एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो उससे हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि आपको मेन फोकस जो है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे करना है. ठीक है, और इसके दो की फीचर्स हैं जो कि है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. फाइन. तो ये दो की फीचर्स है हमारे प्रोडक्शन कंसेप्ट के. उसके बाद आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब विद द पॉइंट ऑफ टाइम अब हमारे पास हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बहुत डिमांडिंग हो गए, मीन्स वो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लग गए. अब वो चाहते हैं, उनकी डिमांड जो है वो सप्लाई ने मीटअप कर दी. ठीक है, अब अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, अब वो सुपीरियर क्वालिटी की डिमांड करते हैं. ठीक है, तो अब मार्केटर्स ने क्या बोला, मार्केटर्स अब बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में फीचर्स दिए, परफॉर्मेंस अच्छी करी और साथ ही क्वालिटी दी अपने प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से उनका आगे सेल होगा प्रोडक्ट, कस्टमर्स को पसंद आएगा, कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और साथ ही वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएगा. कम्स टू सेलिंग कंसेप्ट. अब देखो, जब सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि सेलिंग पे फोकस करना है, सेलिंग पे एम्फेसिस है. देखो पहले अब क्या था कि हमारे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे जो हमारे को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, और अब अगर हम उनको अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, तो ये हमारे को गारंटी नहीं कर सकता कि हमारी ग्रोथ होगी और हमारा बिजनेस का, हमारे फर्म का सर्वाइवल कंफर्म्ड है. ऐसा नहीं देता हमारे को. तो अब क्या है कि हमारी जो फर्म्स हैं उन्होंने एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी शुरू कर दी, लोगों को परस्यू करना शुरू कर दिया, लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो. वो मानते थे कि अगर हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे परचेज करने के लिए तो या तो लोग परचेज नहीं करेंगे या तो फिर बहुत कम परचेज करेंगे.
तो इसलिए उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। और वो मोटिवेट किस फॉर्म में करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स करके, इंसेंटिव्स देकर, ठीक है, कि अपना प्रोडक्ट को वो एक बार बेच देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि वो एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो बेच जाता है। तो इसमें इस कंसेप्ट में क्या बोला है कि जो मैनिपुलेट करते हैं, इसमें हम अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को खरीद लो। ओके, उनको कन्विंस किया जाता है, चाहे वो खरीदना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हम अपनी तरफ से हमेशा शॉपकीपर जो है वो ट्राई करता है, यहाँ पर भी मार्केटर जो है वो ट्राई करेगा कन्विंस करने के कि कस्टमर जो है वो उनके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ओके, तो ये जो है, अब अगर हमारा सेल हो भी जाता है प्रोडक्ट, तो इससे क्या होता है, हमारा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है। दैट इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट ये नहीं है, हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये प्रॉफिट। क्योंकि अगर हमने किसी को ज़बरदस्ती कोई सामान बेच दिया, ठीक है, कि एक बार ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, उसको वो क्वालिटी पसंद नहीं आई या उसको नहीं सेटिस्फाई हुआ वो, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कस्टमर है वो दोबारा नहीं तुम्हारी बातों में आएगा और वो दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो जब भी तुम्हारे को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना है, तो तुम्हारे को कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो तभी तुम्हारा आगे लॉन्ग टर्म में तुम्हारे प्रॉफिट्स अर्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ओके, सो इसके बाद जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है कि ये कहता है कि हमारे को अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड्स को समझना है, पूरा एनालाइज करना है, और उसके बाद हमारे को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे को अपना प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना है, ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो अपने कस्टमर को दे सके, और उसी से ही हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, और वो भी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर आपको अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना है। ओके, उनकी हर एक नीड को फुलफिल करना है, ऐसा मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 4 पिलर्स है। इसमें क्या होता है कि हमें अपने टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, मेरे को किन की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। एक बार मैंने वो आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद मेरे को समझना है कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, वो चाहते क्या है प्रोडक्ट से। ठीक है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझ जाऊंगी मैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट करूंगी उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। दैट इज जो वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, मैं उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूंगी। जैसे कि अगर मेरे कस्टमर चाहते हैं मैं डबल डोर फ्रिज बनाऊं, तो मुझे वैसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर खुश तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज। उसके बाद सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट, दैट इज प्रोडक्ट को जब मैं डेवलप कर दूंगी तो मेरे पास जो कस्टमर्स होंगे उनकी नीड्स जो एंड वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उससे क्या हो गया, मेरी नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट जो है वो सेटिस्फाई हो गई, और साथ ही उनके ग्रीवियंसेस को भी सुना मैंने, अगर कोई उनको फीडबैक देना था तो वो भी सुना, और साथ ही ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट पे करना। इससे आपका ये मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, जिसमें हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और साथ ही हमारे को प्रॉफिट होता है। फाइन। उसके बाद आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट से जस्ट एक एक्सपैंडेड वर्जन है। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करो, और सोसाइटल कंसेप्ट कहता है, ये कहता है कि कस्टमर को तो सेटिस्फाई करो, प्लस साथ में वो काम करो जो सोसाइटी के वेलबींग में है। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो कस्टमर तो चाहता है, कस्टमर तो सेटिस्फाइड है, पर वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो वो पूरा मत करो। मीन्स कस्टमर्स की विशेस को पूरा करो, बट सिर्फ उन्हीं विशेस को पूरा करो जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छी है। वो अगर कस्टमर्स चाहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको कोई भी चीज़ चाहिए, फाइन, बट वो चीज़ जो है वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी को उसको डेट्रीमेंटल है सोसाइटी के इंटरेस्ट को, तो वो चीज़ हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते।
मीन्स उनको पूरा मत करो। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट की ही एक फर्दर एक्सपेंशन है, जिसमें एक चीज ऐड हो जाती है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करो बट साथ में ही सोसाइटी की भी वेलबींग को देखो, उसको नजरअंदाज मत करो। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फिलोसफीज, 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक टेबल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई बार आपको बोला जाता है कि इन बेसिस पर कंसेप्ट्स को डिस्टिंग्विश करो। तो फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स कि कहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करूँ तो वो फैक्ट्री से स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करूँ तो वो भी फैक्ट्री से स्टार्ट होती है। सेलिंग कंसेप्ट की बात करूँ तो वो भी फैक्ट्री से ही स्टार्ट होती है। और मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करूँ तो उसमें पूरी मार्केट इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको बताया था मार्केट जो है वो फर्दर बहुत बड़ी टर्म है। वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। ये देखो, आइडेंटिफाई करा, अंडरस्टैंड करा, फिर डेवलपमेंट आई, तो ये फैक्ट्री से पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं, हम मार्केट में एनालाइज कर चुके हैं। तो इसलिए ये मार्केट से स्टार्ट होगी और ये भी हमारी मार्केट और सोसाइटी से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये मेरा था फर्स्ट पॉइंट जो कि था स्टार्टिंग पॉइंट, कि हर एक कंसेप्ट जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद है मेन फोकस। मेन फोकस इज मेन एम्फेसिस। तो इसमें भी क्या है, मेन फोकस हमारा क्या करा गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में। ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में एम्फेसिस किया गया, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में करा गया, यहाँ पर सेलिंग पे किया गया, दैट इज हमने मैसिव एडवर्टीजमेंट्स करी और सेलिंग टेक्निक्स हमने यूज करी। इसमें हमने मार्केट की नीड्स को पूरा करा, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हमने पूरा उसमें एम्फेसिस करा। और लास्ट होता है सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में हमारा हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन करी और साथ में सोसाइटी की वेलबींग में भी ध्यान दिया। तो इसमें प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्ट पे एम्फेसिस किया, इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को सेल करने के बारे में सोचा, इसमें हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोसाइटी वेलबींग। ओके, उसके बाद आते हैं मीन्स हम कहाँ किस तरीके से हम पहुंचे। तो यहाँ पर जो की फीचर्स थे वो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी थी, वही मीन्स है। उसके बाद इसमें हमने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करी, तो वो हमारी मीन है। इसमें हमने एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज करी, वो मीन्स है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करी, मीन्स हर चीज को कंसीडर करा, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रमोशन हो या वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीन्स हर एक चीज को हमने यहाँ पर सारा चीज हमने यहाँ पे कंसीडर करी। उसके बाद यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करी, मीन्स सारी चीजों को हमने एम्फेसिस दिया और सारी चीजों को हमने दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हमने करी। उसके बाद आता है एंड्स। देखो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट मिला, यहाँ पर भी और इन दोनों में भी प्रॉफिट मिला। पर यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट मिला थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिला, यहाँ पर हमारे को सेलिंग टेक्निक्स करके प्रॉफिट मिला, यहाँ पे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट मिला और यहाँ पर कस्टमर्स को सेटिस्फाई प्लस सोसाइटी की तरफ से वो जस्टिफाइड है, उसके तरफ से हमारे को प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिस थे जो कि कभी भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप प्लीज ये रिवाइज करके जाइएगा। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आप प्लीज मेरे नेक्स्ट सेशन को भी अटेंड करिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।